अरस्तु थे उन्होंने किन वर्गों में बांटा था जीवों को? उन्होंने 2 वर्गों में बांटा था। और किन बेसिस पे बांटा था? उन्होंने इन बेसिस पे बांटा था, 2 वर्गों में बांटा था, एक जंतु जगत और एक आपका पादप जगत। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिक चीज बताऊं कि हमारे पूरे जगत में कितने सारे जीव जंतु हैं। कुछ बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे बहुत छोटे जीव कहते हैं, वो माइक्रो मीन्स छोटे जीव, और कुछ हाथी, हम लोग, मानव, जिनके पास बिल्कुल दिमाग है सब कामों को करने के लिए, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। हम आज देख रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण। अब सबसे पहली बात ये कि वर्गीकरण क्या, इतने सारे जीवों को हम कैसे पहचानेंगे? उसके लिए हमने जीवों को एक वर्ग में रखा गया है उनके गुणों के अनुसार। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ ही लिया होगा, बेसिक चीज है। लेकिन हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो हमारे अरस्तु हैं उन्होंने ही सबसे पहले वर्गीकरण किया था, इसीलिए उनको बोलते हैं जीव विज्ञान तथा साथ में आपका जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जो अरस्तु है, सबसे पहले उन्होंने वर्गीकरण किया था, उन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। लेकिन अरस्तु ने सबसे पहले किन वर्गों में बांटा था? एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो अरस्तु थे उन्होंने किन वर्गों में बांटा था जीवों को? उन्होंने 2 वर्गों में बांटा था। और किन बेसिस पे बांटा था? उन्होंने इन बेसिस पे बांटा था, 2 वर्गों में बांटा था, एक जंतु जगत और एक आपका पादप जगत। जंतु जगत में आपके जितने भी जीव हैं उस समय इतना ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने इस बेसिस पे बांट दिया था कि जिन जीवों के अंदर लाल रुधिर कर्णिकाएं पाई जाती हैं, वो कुछ जीव जो लाल रुधिर कर्णिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें लाल रुधिर कर्णिकाएं हों, उपस्थित हो, और कुछ जीव जिनमें लाल रुधिर कर्णिकाएं अनुपस्थित हो। इस बेसिस पे बांटा था जंतु जगत को। लाल रुधिर कर्णिकाओं के बेसिस पे बांटा था जंतु जगत को किसने? अरस्तु ने। और पादप को बहुत कॉमन सी चीजें ली थी उन्होंने, पौधे, झाड़ी और पेड़, या फिर आपका वृक्ष। तो ये सब चीजें तो आपको दिखती है पौधों में। उन्होंने सिर्फ देखने के जो चीजें विजिबल थी, फिजिकल अपीयरेंस के, मतलब जो चीजें हमें दिख रही हैं, उनके बेसिस पे पौधों को बांटा था, पादप जगत को और जंतु जगत को भी। ठीक है, फिर इसके बाद, ये बहुत पुराने समय की बात थी, उसके बाद जो दूसरा दिया था, फिर द्विपद्धति दिया था, द्विजगत पद्धति, वो दिया था हमारा लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने सन 1735 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन आते हैं, आपको ये शताब्दियां याद रखनी है, सन याद रखने हैं। कब लिनियस ने, कौन से सन में, और किसने द्विनाम पद्धति किसने दी थी? वो कैरोलस लिनियस ने दी थी सन 1735 में। ठीक है, और उनकी बुक थी, उनकी पुस्तक थी। कैरोलस लिनियस ने जीवित चीजों को 2 जगत में प्रतिष्ठित किया था। उन्होंने भी चेंज क्या किया था? उन्होंने भी 2 जगत में ही बांटा। एक लिया उन्होंने पादप जगत और दूसरा लिया जंतु जगत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लांटे, और एनिमिलिया। एनिमिलिया आपका जंतु जगत। अब सेम चीज ही बोला है, लेकिन उन्होंने क्या चेंजेस किए? उन्होंने पादप जगत के अंदर सारे बैक्टीरिया को ले लिया,
फंगी को ले लिया, बैक्टीरिया या आपका जीवाणु, कवक, आगे आपका एंजियोस्पर्म, सारा ले लिया उन्होंने। प्लांटी के अंदर जितने भी प्लांट्स हमें दिखते हैं और जितने हमारे शैवाल है, शैवाल आपके एल्गी, वो सब इन्होंने किसके अंदर ले ली? प्लांटी में। लेकिन क्या ये सही है? जितने हमारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हमारे प्लांटी में आते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके आउटर, आप सबने सेल चैप्टर पढ़ा है ना, तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनके बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लेकिन हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है, ससीम केंद्रित, जिसे हिंदी में बोलते हैं ससीम केंद्रित होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसी को मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगी। तो उन्होंने इस बेसिस पे लिया था, और एनिमल्स को किस बेसिस पे लिया था? चाहे हमारे वो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, सारे जीवों को एक ही ग्रुप में रख दिया था। तो कैरोलस लिनियस का ये वाली पद्धति भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। फिर त्रिजगत पद्धति आई। 3 और 4 जगत पद्धति हम देखेंगे। 3 जगत जो पद्धति थी वो 1860 के दशक में, लेकिन सन कौन से? 1866 में। ये सन आपको याद रखने हैं। किसने किया था? हैकल ने। हैकल ने किया था 1866 में। क्या किया था उन्होंने? कितने वर्गों में बांटा था जंतुओं को? 3 वर्गों में बांट दिया था। कौन कौन सा? हमारा पादप जगत, दूसरा हमारा उन्होंने प्रोटिस्टा ले लिया था इसमें, और जंतु जगत। आपका ये क्वेश्चन भी आता है इसमें से कि जो हमारा त्रिजगत प्रणाली, जो त्रिजगत पद्धति कौन से सन में और किस वैज्ञानिक ने दी थी, और इस पद्धति को कौन कौन से वर्गों में बांटा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो हमारे सन हमें याद रखना है, हैकल याद रखना है। दूसरा 3 जगत कौन से थे हमारे? इनको 3 जगत, पादप, प्रोटिस्टा और जंतु जगत, इसमें बांटा गया था। लेकिन अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? अब प्रोटिस्टा आपके यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अभी आपको सिर्फ मैं ये थोड़ा सा बता रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इनमें क्या बुराइयां थी, डिमेरिट्स क्या थे, क्या बुराइयां थी। इनको 3 वर्गों में तो बांट दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे बैक्टीरिया रह गए। प्रोटिस्टा के अंदर हमारे सारे यूनिसेलुलर आ गए, पादप जगत के अंदर अभी हमारे सारे बैक्टीरिया आ गए, लेकिन फिर भी ये सही नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक मेन चीज बता चुकी हूँ। जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती है? हमारे पौधों के अंदर। लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया है उनमें आउटर सेल वॉल मिसिंग होती है, आउटर वॉल मिसिंग होती है। तो ये भी यहाँ पर गलत सिद्ध हुआ। फिर उन्होंने 4 जगत वर्गीकरण किया। 4 जगत वर्गीकरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 जगत वर्गीकरण में जो क्या हुआ था, कॉपलैंड ने मोनेरा ग्रुप को फाइंड किया था, डिस्कवर किया था। मोनेरा ग्रुप, यहाँ पर मोनेरा को वर्गीकृत किया गया था। ये आपको इंपॉर्टेंट बात इस चौथे वाले में याद रखनी है। इसमें ये कॉपलैंड ने किया था, हमारे साइंटिस्ट थे कॉपलैंड, उन्होंने किया था। कौन से सन में किया था? 1956 में। ये आपको नोट डाउन करना है, कौन से सन में किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है हमारा। मोनेरा ग्रुप कब डिस्कवर हुआ था? वो 1956 में हुआ था, और किसने किया था? हमारे कॉपलैंड जी ने किया था। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारा 5 जगत वर्गीकरण हम देखेंगे। हमारा 5 जगत वर्गीकरण में आपको पता है कौन कौन आएगा। यहाँ पर आपके समझने वाली बात है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है। वहां पर आपने नोट डाउन कर लिया, बस इतना काफी था। लेकिन यहाँ पर अगर आप नहीं समझेंगे तो पीछे वाला भी आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान लगा के समझना। आप देखो, 5 जगत को हमने वर्गीकरण किया। यहाँ पर किस बेसिस पे किया? सबसे पहला आया हमारा मोनेरा
एक चीज बता दूं आपको, 5 जगत जो वर्गीकरण किया था वो R.H. विटेकर ने किया था। R.H. विटेकर ने, ये R.H. विटेकर जी ने किया था। कौन से सन में? सन 1669 में। 1669, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, प्लांटिव, पादप जगत और आपका एनिमिलिया। अभी मैं इनके बारे में आपको अच्छे से बताती हूँ। मोनेरा, फिर आपका आता है प्रोटेस्टा, फिर आपका आता है कवक, फिर आपका आता है पादप जगत, फिर आता है आपका जंतु जगत। तो यहाँ पर इन ग्रुप्स में किस तरीके से इन्होंने विभाजित किया, वर्गीकृत किया जंतुओं को, ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखो, R.H. विटेकर ने यहाँ पर आपको यहीं पर ही याद रख कर लेना है किन किन बातों पर निर्भर करके। सबसे पहला, सेल संरचना, जो कोशिका की संरचना है। सेल संरचना मीन्स कोशिका की संरचना, प्रजनन, दूसरा आपका पोषण, शरीर संगठन, पांचवा आपका है फिलोजेनेटिक संबंध, फाइलोजेनेटिक संबंध, या फिर आपको ये 5 बातें भी याद रखनी है कि जो हमारे R.H. विटेकर जी थे उन्होंने किन बेसिस पे इनको वर्गीकृत किया था जीवों को। तो ये 5 बेसिस है। एक तो कोशिका की संरचना, दूसरा प्रजनन, तीसरा पोषण, चौथा आपका शरीर संगठन और 5वां आपका है फाइलोजेनेटिक संबंध। अब इन 5 के बारे में मैं आपको इन सब में बताऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। अब देखो, हमारे मोनेरा ग्रुप के अंदर आते हैं सारे प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक ये होते हैं हमारे, प्रोकैरियोटिक को बोलते हैं ससीम केंद्रित। ससीम केंद्रित, अभी आपको मैं इसमें भी डिफरेंस बताऊंगी। और जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं ये हमारे होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। ये भी हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। ये भी हमारे यूकैरियोटिक होते हैं और ये भी हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक और ये भी हमारे यूकैरियोटिक। अब आप सब सोच रहे होंगे ये सब तो यूकैरियोटिक ही है और ये प्रोकैरियोटिक है, तो इन सब में एक समानता बस ये है कि ये यूकैरियोटिक है। लेकिन जो हमारे प्रोटिस्टा है वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, मैं मोनेरा को ऐसे लिख रही हूँ, प्रोटिस्टा को ऐसे लिख रही हूँ, हमारा कवक, पादप और हमारा है जंतु जगत। तो इनमें क्या समानताएं थी? हमारा जो असमानताएं थी, मोनेरा है वो मैंने आपको ये बताया कि प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं इसके अंदर। प्रोकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं? और ये हमारे यूकैरियोटिक, ये भी हमारे यूकैरियोटिक, ये भी और ये भी यूकैरियोटिक। लेकिन अब इनमें क्या समानताएं हैं? ये प्रोकैरियोटिक है और ये एक कोशिकीय हैं। लेकिन ये क्या है? यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है। इसी तरीके से हमारे कवक भी कैसे है? कवक है हमारे बहुकोशिकीय है। देखो, अभी मैंने आपको बताया ना किस किस की संरचना पे। सबसे पहले उन्होंने देखा कि उनकी कोशिका संरचना कैसी है। तो कोशिका की संरचना कैसी है? ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक है। फिर शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन मीन्स वो एक कोशिकीय जीव है या फिर बहुकोशिकीय जीव है, या फिर उनमें पोषण किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रजनन किस तरीके से होता है, इन बेसिस पे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पादप जो जगत है हमारे उनमें क्या होता है, ये भी बहुकोशिकीय है।
और जंतु जगत है ये भी हमारा बहुकोशिकीय है। अब दूसरी असमानता क्या हो गई इनमें, अब देखो तुमने देखा ये भी एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय है, लेकिन इसमें क्या आ गए, सारे हमारे प्रोकैरियोटिक आ गए और इसमें सारे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक असीम केंद्रित, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे उनको असीम केंद्रित, लेकिन कुछ बुक्स में हिंदी में इंग्लिश में भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक लिखा होता है, तो आप हिंदी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ज्यादा ही हिंदी में लिखना है तो असीम केंद्रित और ससीम केंद्रित आप लिखेंगे। इसके अलावा बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी बहुकोशिकीय होते हैं। और जो हमारे इनमें जो अब आपको मैं ये मोनेरा ग्रुप के बारे में बताऊंगी, तो मोनेरा ग्रुप की क्या विशेषता है हम आज ये पढ़ेंगे इसमें मेन। अब इसी में आगे आप देखोगे कुछ जो पादप हैं हमारे, उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, वो स्वपोषी होते हैं, और जो हमारे जितना भी जंतु जगत है वो स्वपोषी नहीं होता। तो अगर पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो भी इनमें समानताएं नहीं है, सबकी अलग अलग कुछ उनमें कुछ ना कुछ अंतर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना सिर्फ मोनेरा ग्रुप को कि उसमें किस तरीके से उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसमें किस तरीके से जीवों को वर्गीकृत किया गया है और उसके अंदर क्या क्या आता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था कोशिका प्रकार, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होता है, इनमें भी यूकैरियोटिक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कोशिका भित्ति इसमें सेल्यूलोज रहित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें भी अनुपस्थित होती है, इसमें भी अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है और इसमें अनुपस्थित होती है, सॉरी इनमें उपस्थित होती है। पंजाई में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति और इसमें कुछ ही में उपस्थित होती है प्रोटिस्टा में। केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है, इनमें उपस्थित होती है प्रोटिस्टा में। ये आप एक बार ये चार्ट आप वीडियो को रोक के ना ये उतार लेना, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने वाली चीजें हैं, मैं समझा चुकी हूँ। इसके अलावा अब हमारे मोनेरा ग्रुप को हम देखेंगे कि उसमें क्या आता है। मोनेरा, अब अगर हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा के अंदर आते हैं हमारे बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया थे आर.एच. व्हिटेकर ने उनको किस में रखा, मोनेरा ग्रुप में रखा बैक्टीरिया को। जितने भी बैक्टीरिया थे उनको किस में रखा, हमारे मोनेरा ग्रुप में रखा। अब मोनेरा ग्रुप में सारे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या है, हमारे प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, इनको सरल जीव भी बोलते हैं, सरल जीव या फिर प्राथमिक जीव। दूसरा, ये एक कोशिकीय होते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या होता है, एक कोशिकीय तो है, लेकिन एक कोशिकीय के अंदर ससीम केंद्रित, मीन्स मानो ये आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का जो आपको पता है ना जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। आप लोगों ने सेल चैप्टर तो पढ़ा ही है ना। सेल आप कौन सी क्लास में, 9th में भी पढ़ा आपने अपना, कि केंद्रक होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, आपने अपना 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो वहीं से वैसे मैं थोड़ा सा आपको फिर भी बता रही हूँ कि इनके अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और साथ में इनमें जो कुछ कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और कुछ कोशिकांग के जो भित्ति होती है, कुछ कोशिकांग की भित्ति भी अनुपस्थित होती है, कवर, बाहर की जो वॉल होती है, कुछ जो ऑर्गेनेलीज है उनकी वॉल, उनकी आउटर कवरिंग मिसिंग होती है, तो उनकी बाहरी झिल्ली नहीं होती। तो सारे जितने भी कोशिकांग होते हैं वो
साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही बिखरे हुए होते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं, इसीलिए इनको बहुत सरल होते हैं ये जीव, तो इसीलिए इनको बोलते हैं प्राथमिक जीव और हमारे सरल जीव भी। अगर मैं इनको वर्गीकृत करूं मोनेरा ग्रुप को, तो वो दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो उनके आकार की दृष्टि से, आकार के द्वारा, बाय शेप, और दूसरा पोषण और आवास के द्वारा, न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट। तो किस तरीके का वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं, किस तरीके की उनकी शेप है, इसके अकॉर्डिंग हम उनको वर्गीकृत करते हैं, कैसी उनकी शेप है। तो अगर हम आकार के द्वारा उनको वर्गीकृत करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अब मोनेरा को आकार से, बाय शेप, आकार की दृष्टि से अगर हम आकार के द्वारा अगर वर्गीकृत करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। हम 4 तरीके से वर्गीकृत करते हैं। शेप की दृष्टि से हम 4 तरीके से वर्गीकृत करेंगे। कौन कौन सा होगा हमारा, जो हमारा 4 तरीके से वर्गीकृत होगा वो होगा हमारा कोकाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोकस। दूसरा होगा हमारा बेसिलाई, बेसिलस। थर्ड हमारा स्पिरिलम, जो हमारा होता है स्पिरिलियम, और विब्रियो। ये 4 आपको याद रखने हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पिरिलियम और विब्रियो। अब मैं इन चारों के बारे में आपको बताऊंगी। अगर हम कोकाई को देखें बाय शेप, हमें इसको शेप के आकार से देखना है, तो ये होते हैं हमारे गोलाकार, जैसे आपके स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, गोलाकार। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप, स्ट्रेप्टो, ठीक है, कोकस। ये आपके कोकस होते हैं, कोकाई होते हैं। फिर हम देखें बेसिलस को, तो बेसिलस अगर आकार की दृष्टि से देखें तो ये छड़ाकार होते हैं, इनको बोलते हैं ये छड़ाकार। सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी, छड़ाकार, ठीक है। इसके बाद आए हमारे स्पिरिलियम। स्पिरिलियम, ये नाम से ही लग रहा है, ये हमारे होते हैं सर्पीलाकार, ये होते हैं हमारे कॉमा के आकार के, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर हम शेप की दृष्टि से देखें, आकार के द्वारा इनको वर्गीकृत करेंगे तो इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया है, आपका कोकाई, बेसिलस, स्पिरिलियम और आपका लास्ट विब्रियो। कोकाई के अंदर जो शेप होती है वो होती है आपकी गोलाकार, और फिर आपकी बेसिलस के अंदर जो शेप होती है वो आपका होता है छड़ाकार, सिलेंड्रिकल। जो आपकी स्पिरिलियम के अंदर जो शेप होती है वो होते हैं सर्पीलाकार बैक्टीरिया, और लास्ट आपका विब्रियो जो कॉमा के आकार के होते हैं। तो इस 4 भागों में हमने बांटा गया है बैक्टीरिया को वर्गीकरण में। अगर हम आगे बैक्टीरिया की शेप देखें,
बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया कैसा होता है, बैक्टीरिया के फ्लैजिलम होते हैं, और आपको पता है जो बैक्टीरिया है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक होने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ये बात आपको याद रखनी है। जो इनका डीएनए होता है ये कोशिका के अंदर ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। और जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी काफी सारे स्पीसीज है, वो इसके अंदर आपकी नहीं है। सीधा हमने सिर्फ बैक्टीरिया को वर्गीकरण करना है। ठीक है, अब मैंने ये आपको समझा चुकी हूँ। जो कोकई है आपका, ये बैसिलस, और जो आपका स्पिरिला है उसमें फ्लैजिला होते हैं, सर्पिलाकार होता है और उसमें फ्लैजिलम पाए जाते हैं। और आपका नेक्स्ट विब्रियो। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं। अगर हम पोषण की दृष्टि से देखेंगे बैक्टीरिया को तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। आकार की दृष्टि से आप ये वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इनको आप वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लेना। जो कोकस होते हैं बैक्टीरिया वो अंडाकार होते हैं। ये नोट्स हैं आपके लिए। तो ये मैं वैसे समझा चुकी हूँ, आपको सिर्फ इसको नोट डाउन करना है। तो वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर लेना। मैं एक बार साइड भी हो जाती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से दिख सके। अगर हम पोषण की दृष्टि से देखें तो बैक्टीरिया पोषण में एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। और किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।